हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर एंड वेलकम टू द DSA 1 कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के अंदर थोड़े एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स की। पिछली वीडियो में हमने देखा था रिकर्जन आपके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं। रिकर्जन को हमने 3 स्टेप से सॉल्व किया था और आज भी ये 2 प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। इनके अंदर भी हम वो 3 स्टेप्स यूज करने वाले हैं और आज आपको रिकर्जन की थोड़ी और पकड़ मजबूत हो जाएगी। आज रिकर्जन के हम ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये वाले 3 स्टेप्स देख लिए थे और आज इन 3 स्टेप्स का यूज करके ही आज हम ये वाले 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी थी तो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, जिससे आपको समझ में आए क्या क्या चल रहा है, कौन कौन से स्टेप कहां कहां पे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली प्रॉब्लम होने वाली है वो है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन एन n क्रॉस मैट्रिक्स और दूसरी है जोसेफस प्रॉब्लम। ठीक है, तो काफी अच्छी लेवल की दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स हैं और इससे आपको रिकर्जन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस प्रॉब्लम के साथ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन एन n क्रॉस मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको बेसिकली एक n क्रॉस m का ग्रिड दे रखा है। ठीक है, तो n रोज हैं और m कॉलम्स हैं और आपको बताना है कि आप यहां पर हो, यहां से आपको यहां पर जाना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग पोजीशन देखिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर और आपको बॉटम राइट कॉर्नर में जाना है। आपको बताना है कितने तरीकों से आप जा सकते हो, कितने वेज हैं। बेसिकली आप यहां पर हो, यहां से यहां तक जाने कितने वेज हैं। पहला वे हो सकता है आप ऐसे करके जाओ, दूसरा वे हो सकता है आप ऐसे करके जाओ, तीसरा वे हो सकता है आप ऐसे करके जाओ, चौथा वे हो सकता है आप ऐसे करके जाओ। एक इसमें कैच और है, वो ये कि आप सिर्फ राइट और बॉटम में जा सकते हो। ठीक है, राइट और बॉटम में, उसके अलावा आप कोई और डायरेक्शन पिक नहीं कर सकते। इसी वजह से इसमें इस तरीके से कुछ पाथ बन रहे हैं और आप यहां पर काउंट करोगे तो ऐसे करके टोटल 6 पाथ यहां पर बनते हैं। अभी हमारे पास 2 और एग्जाम्पल है, जरा इनके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अगेन हम स्टार्ट करेंगे यहां से, हमें जाना है यहां पर। तो यहां से यहां तक जाने के क्या क्या रास्ता है, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। राइट, सिमिलरली यहां पर देखते हैं, हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हमें जाना है यहां पर। तो क्या क्या रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक है ये रास्ता, एक है ये रास्ता और एक है ये रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रास्ते बन रहे हैं, यहाँ पर 2 रास्ते बन रहे हैं। अब आप जरा सोचो किस तरीके से मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में तोड़ने वाला हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा, 2 एग्जाम्पल और है यहाँ पर, जरा ये सोचो कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर जाना है, तो कितने रास्ते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप जा सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ राइट ही जा सकते हो, आप बॉटम में तो जा नहीं सकते, इसलिए एक ही रास्ता है जिससे आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखोगे, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पहुँचना है, तो एक ही रास्ता है जिससे आप ऐसे करके जा सकते हो, क्योंकि आप राइट में तो जा नहीं सकते, सिर्फ बॉटम में ही जाना है, तो एक ही रास्ता है। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस कर रहे हो, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तब भी एक रास्ता है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो तब भी एक रास्ता है। राइट, क्योंकि आप कहीं और तो जा नहीं सकते, आप लेफ्ट की साइड नहीं जा सकते, आपको सिर्फ अलाउड है बॉटम या फिर राइट में जाना। सिमिलरली आप अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो भी एक ही रास्ता है। ओके, तो ये होता है हमारा बेस केस। यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारा बेस केस क्या होने वाला है। आपको बेस केस समझ में आ रहा है? बेस केस बेसिकली वो है कि जब आपकी या तो रो 1 है या फिर आपका कॉलम 1 है। राइट, तो या तो आपका n1 हो जाए या फिर आपका m1 हो जाए, ये आपका बेस केस होता है, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपका आंसर होगा 1। ठीक है, अगर आपकी रो या कॉलम में से कोई भी एक चीज 1 है तो आपका आंसर 1 होगा, चाहे आपके कितने भी कॉलम्स हो, यहाँ पे 1000 कॉलम्स हो, तब भी आपका आंसर 1 ही होगा अगर रो 1 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? इसकी हेल्प से जरा देखते हैं ये वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि तो आपको ये तो पता चल चुका है कि किसी भी तरीके से अगर आप इस वाली रो में पहुंच गए, इस वाली रो के अंदर आप किसी भी तरीके से पहुंच गए तो आपका आंसर 1 रहने वाला है। राइट, उसके बाद तो एक ही रास्ता है जो आपको आंसर तक लेके जाता है। सिमिलरली किसी भी तरीके से आप इस वाली कॉलम में पहुंच गए, कहीं से भी, चाहे यहां पहुंचो, चाहे यहां पहुंचो, चाहे यहां पहुंचो, किसी भी तरीके से इस वाले कॉलम में पहुंच गए तो आपका एक ही रास्ता जो यहां तक जाता है, तो आंसर आपका 1 रहने वाला है। तो ये एक तरीके से आपका बेस केस हो सकता है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको ये बड़ी वाली सॉल्यूशन फाइंड करनी है, विच इज आपका n यहां पर है 4 और m आपका यहां पर 3। राइट, 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं और इसको आप तोड़ सकते हो 2 पार्ट के अंदर। पहले पार्ट के अंदर आपको किसी भी तरीके से इस वाले रो में पहुंचना है, इस वाले रो के अंदर पहुंचना है, तो आपका जो सोल्यूशन क्वेश्चन होगा वो आपका हो जाएगा इतना सा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ऊपर वाला पार्ट। यहां से आप कैसे भी करके इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में पहुंच जाओ, उसके बाद आपका आंसर 1 रहने वाला है। राइट, तो आपने पहले आपका n था, राइट, रोज, अब आपने n-1 रोज कर ली, तो आपका फंक्शन था, सपोज करो n ऑफ m। ठीक है, n और m में फंक्शन था, आपने कैसे भी करके n और m से आपने से n-1 m में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली किसी भी तरीके से आप इस वाले कॉलम में आ गए, लास्ट वाले कॉलम में आ गए, तब भी आपका आंसर 1 रहने वाला है। तो आपको एक और चीज दिख रही होगी इसके अंदर, कि इसके अंदर एक और प्रॉब्लम बन रही है, विच इज दिस, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट से कैसे भी करके आप यहां पर आ जाओ, उसके बाद आपका आंसर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, आपकी m रोज थी, m कॉलम्स थे, सॉरी, हमने m कॉलम से m-1 कॉलम कर दिए। तो ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो होगा f ऑफ n-1 m और एक होगा आपका f ऑफ n एंड m-1। ठीक है, और इन दोनों से जो भी आंसर आ रहा होगा इसको आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल बेस मिल जाएगी, जिससे कि आप यहां से यहां तक जा सकते हो। अच्छा,
कैसे करके आप यहां से यहां तक जा रहे हो, मैं आपको वो नहीं बताने वाला कि आप इस वाले पार्ट से यहां तक कैसे जाओगे। ये हमारी रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ रहने वाली है। मतलब मैं आपको ये नहीं बताऊं कि इसका सोल्यूशन कैसे आया और इसका सोल्यूशन कैसे आया, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। मैं बस आपको ये और ये दो अलग अलग सोल्यूशन ला के दूंगा। क्या आप एफ ऑफ एन एम बता सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ बता सकता हूँ। आप मुझे ये दोनों ला के दे दो, मैं इन दोनों को ऐड करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये नहीं सोचना कि यहाँ से कैसे आंसर आया। मैंने बस आपको बोल दिया कि मैंने इस वाले बॉक्स का आंसर दे दिया आपको, ये वाले बॉक्स का, और साथ में इस वाले बॉक्स का आंसर दे दिया है। आप इस बड़े वाले बॉक्स का आंसर निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ बड़े इजीली निकाल सकते हो, दोनों को ऐड करूंगा और आंसर आ जाएगा। और यहीं से आपका ये पूरा का पूरा कोड भी हो सकता है। बहुत ही इजी लॉजिक बन गया अब हमारा एन या फिर एम दोनों में से कोई भी वन है तो हमारे पास एक ही वे होती है। तो इसका यूज करके क्या आप कोड कर सकते हो? इसको जरा ट्राई करो कोड करने का, वरना हम इसके बाद कोड देखते हैं। ओके, तो मैंने इसको कोड कर भी दिया और आप यहां पर देख रहे हो कोड आपका बिल्कुल सेम सा ही है। बेसिकली मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो हमारा बेस केस है, राइट, ये हमारा बेस केस है। बेस केस में वही, अगर आपका एन या एम में से कोई भी वन है तो आप रिटर्न कर देते हो वन। इफ एन वन या फिर एम वन रिटर्न कर दो वन। एल्स आप यहां पर आते हो और ये वाला जो रिकर्सिव फंक्शन है आपने दो बार कॉल करा है। यहां पर बेसिकली यही दो आपने ऐड किया है, काउंट ऑफ एन माइनस वन एम देन काउंट ऑफ एन एम माइनस वन। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा। तो उस तरीके से वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ के ऐसे सॉल्व करी। यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम आपकी दो सब प्रॉब्लम्स में टूट रही है। पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन देखे थे वहां पर सारी प्रॉब्लम्स आपकी सिर्फ एक सब प्रॉब्लम में टूट रही थी, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम आपकी दो सब प्रॉब्लम्स में टूट रही है और यहाँ से ये रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका निकल रहा है। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला कोड समझ में आ गया होगा ठीक से। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई लॉजिक समझने में दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं आपको सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और बहुत ही इजी तरीके से ये रिकर्सिव प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपने बेसिकली 3 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है बेस केस। हमने सबसे पहले बेस केस फाइंड किया, देन हमने दो प्रॉब्लम्स और उसके सब प्रॉब्लम्स में रिलेशन फाइंड करने का ट्राई किया। उसके बाद हमने इसको जनरलाइज कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर और फिर इस फॉर्मूले को आप कोड में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली वो प्रॉब्लम थी। देन आगे मूव करते हैं जोसेफ्स प्रॉब्लम के ऊपर। ये वाली प्रॉब्लम एक अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो बात करते हैं हम जोसेफ्स प्रॉब्लम के बारे में। ये प्रॉब्लम क्या कहती है? एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। बेसिकली कुछ दोस्त मिलते हैं और एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो यार काफ़ी दिनों से कुछ फन नहीं किया, तो आज एक दूसरे को मारने वाला गेम खेलते हैं। ठीक है, तो गेम ऑफ डेथ ये लोग खेलते हैं। इन लोगों को एक बंदूक मिल जाती है कहीं से। इन लोगों को क्या करना है यार, इन लोगों को ना एक दूसरे को गोली मारनी है, अपने आप को भी गोली मार लेते हैं कई बार ये। लेकिन एक रूल को हमेशा फॉलो करते हैं ये। ठीक है, वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि हम सब ना एक सर्कल में खड़े हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले बंदे को गन दे देंगे। ठीक है, सपोज करो इसको गन मिल गई यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, k=3 वाले बंदे को गोली मार देगा। ठीक है, जो थर्ड पोजीशन पे होगा, तो ये अपने आप को गिनेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसको उड़ा देगा। ठीक है, तो इस बंदे ने इसको गोली मार दी। उसके बाद क्या करेगा, ये गन यहाँ से निकल के जिस बंदे को मारा था उसके नेक्स्ट बंदे के पास एक गन चली जाएगी। ठीक है, तो अब गन इसके पास आ गई। ये भी सेम काम करेगा, सबके सब रूल के पक्के हैं। ठीक है, तो 3 बंदों को छोड़ के गोली मार देंगे, तो 1 2 3 ये इसको गोली मार देगा। ओके, और गन को मारने वाले के नेक्स्ट बंदे के पास पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस बंदे के पास अब गन आ गई। ये बंदा भी सेम काम करेगा। अच्छा, ये दोनों तो मर चुके हैं, तो मरे हुए बंदों को दोबारा से गोली नहीं मारी जाएगी भाई। ये क्या करेगा, ये भी 3 बंदों को छोड़ेगा, तो 1 2 3 और इसको मार देगा। ठीक है, तो इसने इसको गोली मार दी और गन को इसके बाद वाले बंदे को दे देगा। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा बंदा है, यही बंदा है, तो गन अभी भी इसी के पास है। अभी क्या करेगा, 1 2 3 और इसको अपने आप को गोली मार देगा और ये वाला बंदा एंड में विनर होगा। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस गेम के अंदर फाइनली कौन सा बंदा जिंदा रहता है। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ गेम है और हमें बताना है फाइनली कि एंड में कौन सा वाला बंदा बचेगा इसके अंदर। तो बेसिकली अगर आपको इसे फंक्शन की फॉर्म में समझना तो समझो कि एक फंक्शन है f और इस फंक्शन के अंदर आपको n लोग दिए जाते हैं। देन आपको k बंदों को छोड़ के गोलियां मारनी है और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। जरा सोचो इसको आप कैसे करके रिकर्सिवली सोच सकते हो, कैसे इसको प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ सकते हो, और जरा दिमाग लगाओ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने सोचा होगा और आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ रिलेशन बन रहा है कि पहले 5 लोग थे, जैसे एक बंदे को गोली लगी तो अब 4 लोग बचे हैं। राइट, पहले 5 थे अब 4 हो चुके हैं। पहले आपके n5 था अब आपका n4 हो चुका है। अच्छा, k अभी भी 3 है, k तो रूल है, k तो चेंज नहीं होने वाला, मतलब 3 लोगों को छोड़े गोली मारनी है। ये वाला रूल कभी भी चेंज नहीं होता, बस आपके लोग कम होते जा रहे हैं। पहले 5 लोग थे अब 4 लोग हो चुके हैं। तो कैसे 5 और 4 लोगों के बीच में रिलेशन निकाला जाए, कैसे ये प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन निकाला जाए, वो ढूंढना। उसके बाद हम जनरलाइज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और रह गई, वो है बेस केस फाइंड करना। सबसे पहले हमें फाइंड करना बेस केस। बेस केस बेसिकली आपका n धीरे धीरे कम होते जा रहा है। पहले आपका n5 था अब आपका n4 हो गया, धीरे धीरे करके आपका n कम होते जा रहा है।
तो बेस केस कब होगा? जब आपका n 1 हो जाएगा। मतलब आपको मैंने सिर्फ एक बंदा दे रखा, शुरुआत में मैंने बोला कि सिर्फ आपका एक ही बंदा है और सर्कल के अंदर सिर्फ एक बंदा है, सर्कल के अंदर सिर्फ एक बंदा है, तो आप बोलोगे कि बस यही आंसर है, ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग अगर है तो यही आंसर है। तो अगर पूरे सर्कल के अंदर सिर्फ एक बंदा है स्टार्टिंग के अंदर, चाहे के कितना भी हो, सपोज करो के यहाँ पर था 2, तो के 2 हो 3 हो 4 हो फर्क नहीं पड़ता, ये बंदा ही लास्ट बंदा रहने वाला है, राइट, क्योंकि एक ही बंदा बचा है। तो अगर n 1 है तो आंसर आपका 0 होगा हर केस में। इसके अलावा क्या हो सकता है जरा आप वो देखते हैं। तो ये तो हमारा बेस केस हो गया यहाँ पे हैंडल। अब हमें देखना है कैसे इस वाले प्रॉब्लम और इस वाले सब प्रॉब्लम के अंदर बीच में एक रिलेशन निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, पहले गन इसके पास थी, राइट, पहले गन यहाँ पर थी, इस बंदे ने क्या किया, 1 2 3 इसको गोली मार दी, ठीक है, और अब गन इसने यहाँ से हटा के यहाँ दे दिया, ठीक है। तो अब जरा इसे अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ तो ट्रांसफॉर्म करके कैसा बनेगा जरा वो देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा कि यहाँ पर होगा आपका 0, देन यहाँ पर होगा आपका 1, यहाँ पर होगा आपका 3 और यहाँ पर होगा आपका 4, ठीक है, ये होगा। और गन अब इस 3 वाले बंदे के पास है। इस वाली प्रॉब्लम के अंदर अगर मैंने आपको शुरुआत में बोला होता कि n = 4 है और k = 3 है, तो गन इस वाले बंदे के पास होती। ये वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, बस गन की लोकेशन चेंज हुई है, ठीक है। यहां पर देख रहे हो, यहां पर भी 4 लोग हैं, यहां पर भी 4 लोग हैं, बस गन की पोजीशन चेंज हो गई है। और साथ ही साथ यहां पर कोई भी 2 पोजीशन पे कोई भी बंदा नहीं है, देख रहे हो, यहां पर कोई भी 2 पोजीशन पे बंदा नहीं है। यहां पर 0 से लेकर 3 तक बंदे, यहां पर 0 1 3 4 लोग हैं, 2 वाली पोजीशन वाला बंदा यहां पर खत्म हो चुका है। तो अगर आपको इस वाली प्रॉब्लम और इस वाली प्रॉब्लम में कोई रिलेशन फाइंड करना है तो आपको कुछ यहां पर लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, किसी भी तरीके से एक मैपिंग करनी पड़ेगी। इसको अगर हम एक फंक्शन में लिखें तो फंक्शन में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो f of n k, ठीक है, f of n k इक्वल्स टू f of n - 1 k प्लस साथ में कुछ और लॉजिक भी आएगा यहाँ पे। तो f of n - 1 k तो ये है और f of n k ये है, लेकिन साथ में कुछ और लॉजिक भी आएगा और वो लॉजिक ही होगा जो इसको इसमें मैप कर रहा होगा। जरा देखते हैं कैसे। अच्छा, गन अब यहाँ पर है, गन यहाँ पर है, तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इसको अगर हम रोटेट कर दें इस तरीके से कि ये वाली पोजीशन घूम के यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर मैपिंग हो सकती है। मैपिंग कैसे हो रही है, आप बोल सकते हो कि ये 0th पोजीशन पे यहाँ पर जो बंदा है वो इस पोजीशन के 3rd बंदे के बराबर है, ठीक है, कि 0th पोजीशन पे जो बंदा यहाँ पर है वो इसके 3rd पोजीशन के बंदे के बराबर है, क्योंकि गन इन दोनों के पास है, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरा अब ये हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक तरीके से मैं घुमा रहा हूँ, ठीक है, अब मेरी गन इसके पास है। तो अब आप कह सकते हो कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस वाली प्रॉब्लम का जो 0 है वो इस वाली प्रॉब्लम के 3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। इस वाली प्रॉब्लम का जो 1 है, ये वाला जो 1 है वो इस वाली प्रॉब्लम के 4 के कॉरस्पॉन्डिंग में है। सिमिलरली इस वाली प्रॉब्लम का जो 2 है वो इस वाली प्रॉब्लम के 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 के कॉरस्पॉन्डिंग में है। सिमिलरली इस वाली प्रॉब्लम का जो 3 है वो इस वाली प्रॉब्लम के 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर कि किस तरीके से वो रिलेशन काम कर रहा है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो पुराना वाला प्रॉब्लम है, मतलब जो मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम था, और मेरा जो सब प्रॉब्लम जो बना है, मेरा जो नया प्रॉब्लम बना है, उसके बीच में एक रिलेशन मुझे मिल रहा है। ये आपका न्यू वाला कॉलम है, ठीक है, ये आपका सब प्रॉब्लम है। बेसिकली ये वाला कॉलम जो है वो आपका सब है और ये आपका ओरिजिनल है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, अगर मैं सब प्रॉब्लम के अंदर, सब प्रॉब्लम वाली कोई भी इंडेक्स के अंदर, सपोज करो मैं कोई भी इंडेक्स पकड़ लेता हूँ, सपोज करो मैंने पकड़ा इंडेक्स नंबर 1, तो सब प्रॉब्लम के मैं किसी भी इंडेक्स के अंदर अगर मैं k ऐड कर देता हूँ प्लस k, तो मेरा पुराना ओरिजिनल वाला बन जाता है। जैसे कि 1 है तो 1 के अंदर मैंने ऐड किया k इज 3, राइट, तो k है 3, तो 1 + 3 हमारा बन गया 4। सिमिलरली ये ले लो 2 के अंदर आप ऐड करो 3, तो 2 + 3 होता है 5 होता है। लेकिन हमें पता है यहाँ पर तो इस सर्कल में बैठे हैं सारे और सर्कल में बैठे हैं, तो यहाँ पर ये 0 से लेकर 3 तक ही हो सकते हैं, राइट, 0 से लेकर 4 तक ही हो सकते हैं, 5 लोग थे, राइट। तो यहाँ पर हम मॉड कर देंगे 5 से मॉड कर देंगे, तो ये सर्कल में ही घूमता रहेगा। तो 5 mod 5 हमारा होता है 0। तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पर 2 था वो हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से ये सब प्रॉब्लम से ओरिजिनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे सपोज करो पोजीशन नंबर 3 थी, पोजीशन नंबर 3 के अंदर मैंने 3 ऐड किया, तो 3 + 3 विच इज 6, 6 mod 5 किया तो हमारा आता है 1, तो ये 1 में चेंज हो गया। तो इसको इस तरीके से हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जरा देखने से मैं जनरलाइज कैसे करूंगा, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आपका n और k था, यहाँ पर आपका n - 1 और k हो चुका है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से थे पहले लोग 0 1 2, यहाँ पर k - 1 k ऐसे करके आपके लोग थे n - 1 तक, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। जरा देखते हैं किस तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं हम बेसिकली। तो मैंने क्या किया, 0th पोजीशन से मैं k - 1 वाले बंदे को उड़ा दूंगा, ठीक है।
क्योंकि हम हमेशा k-1 वाले पोजीशन के बंदे को उड़ाते हैं। तो मैंने इसको गन मार दी और पहले गन यहाँ पर थी, अब गन यहाँ पर आ जाएगी kth पोजीशन पर। और यहाँ पर भी ये इस तरीके से था, इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म मैं किस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं इसको ही 0th पोजीशन बना रहा हूँ, ठीक है। ये वाली पोजीशन मेरी 0th बन रही है, राइट। ये वाली पोजीशन मेरी 0th बन रही है, ये वाली पोजीशन मेरी फर्स्ट पोजीशन बन रही है और ये वाली पोजीशन मेरी सेकंड पोजीशन बन रही है। इसका मतलब जो यहाँ पर 0 है वो मेरा कन्वर्ट हो रहा है k के अंदर, जो मेरा यहाँ पर 1 है वो मेरा k+1 में कन्वर्ट हो रहा है, जो मेरा यहाँ पर 2 है वो मेरा यहाँ पर k+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम ऐसे करते चलेंगे और साथ में यहाँ पर हमें लगा देना चाहिए एक mod n, ठीक है, mod n, क्योंकि हमने देखा था पिछले प्रॉब्लम के अंदर कि आपका ये ओवरफ्लो भी कर सकता है, तो mod n भी कर देना चाहिए, तो हो जाएगा mod n। तो इस तरीके से जनरलाइज हो रहा है। और अब हमें यहाँ पे हमारा जो रिलेशन था वो मिल चुका है, जनरलाइज रिलेशन भी मिल चुका है। वो क्या है कि यहाँ वाले प्रॉब्लम से जो भी आंसर आने वाला है उसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है यहाँ वाले प्रॉब्लम के आंसर के अंदर, तो मैं बस उनकी पोजीशन के अंदर ऐसे k ऐड कर दूंगा और मॉड कर दूंगा n का, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको आंसर दे रहा हूँ f(n-1) और k का, अगर मैं आपको f(n-1) और k ला के दे रहा हूँ और आपको इससे f(n)k निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे आप मुझे यहाँ का आंसर ला के दो, जो भी आ रहा है उसके अंदर मैं k ऐड करूँगा, ठीक है। मैं उसके अंदर k ऐड करूँगा, ऐसे मैंने k ऐड कर दिया और इस पूरे का मैं मॉड ले लूँगा n से और यहाँ से मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था ये, इंपॉर्टेंट लॉजिक था ये समझने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से हम f(n-1) k से f(n)k निकाल रहे हैं। बेसिकली यहाँ से जो भी रिजल्ट निकल के आता है उसको मुझे इधर मैप करना है। मैप कैसे कर सकता हूँ मैं? मुझे इसको इस तरीके से घुमाना पड़ेगा कि ये इस प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से घुमाया। बेसिकली अब मेरा 0 मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया जहाँ से मेरा k स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से अगर मैंने इसे घुमा दिया तो मुझे इस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा। और मैंने वही चीज़ यहाँ पर की है, वही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर लगाया है। यहाँ से जो भी रिजल्ट मुझे मिल रहा था उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्म कैसे किया? यहाँ से जो भी रिजल्ट मिला उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया k ऐड कर दिया और साथ में मॉड ले लिया n से। अगर मुझे सपोज करो यहाँ से रिजल्ट मिलता कैसे भी करके 2, यहाँ से मुझे मिलता 2, लेकिन यहाँ का 2 तो कुछ और है, यहाँ का 2 तो k+2 है, राइट। तो k+2 कैसे मिलेगा मुझे? यहाँ से मिला मुझे 2, यहाँ से मुझे मिला 2, मैंने 2 में ऐड किया k, 2 + k mod n, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 + k mod n, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा लॉजिक किस तरीके से काम करता है। जोसेफ प्रॉब्लम को समझना कई बार थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बिगिनर्स के लिए, लेकिन मैंने काफ़ी थोड़ा इसी तरीके से आपको समझाने का ट्राई किया। सारे बेस केसेस वगैरह किस तरीके से हिट हो रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अब जरा ये जो फंक्शन मैंने बनाया है इसको कोड भी कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और उसको फिर हम थोड़ा ड्राई रन करेंगे। ओके, तो मैंने अपने वो लॉजिक को यहाँ पर कोड भी कर लिया, ठीक है। ये हमारा लॉजिक था, आप लोगों को याद होगा, f(n)k = f(n-1) k + k mod n। और हमें बेस कंडीशन याद है, हमारी बेस कंडीशन है। सबसे पहले हम बेस कंडीशन लिखते हैं। तो हमारा n अगर 1 हो गया तो हम रिटर्न करेंगे 0, अदरवाइज हम लिखेंगे इसे जोस ऑफ n-1 k, ठीक है, n-1 k + k mod n, ठीक है। तो सेम यही चीज़ मैंने वहाँ लिखी है और इसको जरा ड्राई रन कर लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए। जोस ऑफ 5-3 निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 5-3 कैसे निकलेगा? 5-3 के लिए हमने निकालना पड़ेगा पहले 4-3, ठीक है। पहले ये चेक करेगा क्या n = 1 है, n 1 नहीं है, तो यहाँ पर आएगा ये n-1 + k, तो n-1 जाएगा 4-3, ठीक है। जोस 4-3 कॉल जाएगा। देन उसके जो रिजल्ट निकल के आएगा उसके अंदर हम ऐड करेंगे k = 3 mod n, ठीक है। तो n अभी हमारा 5 है तो हम ये होगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। ये सब करने से पहले हम यहाँ पर जाएंगे, जोस 4-3 में आएंगे, चेक करेंगे क्या n अभी 1 हो गया, n 1 नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर आएंगे जोस ऑफ n-1 k। तो 4-3 का हो जाएगा ये 3-3 n-1 k। देन हम और आगे आएंगे, ये हो जाएगा 2-3, देन हो जाएगा ये 1-3। अब जैसे ये 1-3 होगा तो हमारा यहाँ पर n हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। n हमारा 1 हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे 0, यहाँ से हम रिटर्न करेंगे 0, तो यहाँ से जाएगा 0, तो ये होगा 0 + 3, राइट। अब यहाँ पर ये 0 मिलेगा इसे, यहाँ पर ये चेक होगा 0 + 3 mod 2, तो 0 + 3 = 3, 3 mod 2 = 1, तो ये रिटर्न करेगा पूरा 1। तो यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर बेसिकली आपको जोस 2-3 ने 1 रिटर्न किया, राइट। जोस 2-3 ने आपको 1 रिटर्न किया, जोस 1-3 ने आपको 0 रिटर्न किया, जोस 3 ने आपको 1 रिटर्न किया। अब यहाँ पर भी कंपटीशन होगी, 1 + 3 = 4, 4 mod 3 = 1, तो यहाँ से 1 रिटर्न होगा। तो जोस 3 ने आपको 4 रिटर्न किया, यहाँ पर होगा फिर 4 + 3 = 7, सॉरी कुछ चेंज हुआ यहाँ पर,
1 प्लस 3 इज 4, 4 मॉड 3 इज 1, राइट। तो यहाँ पर भी 1 जाएगा, यहाँ से 1 रिटर्न हुआ तो ये जाएगा 1 प्लस 3 इज 4, 4 मॉड 4 इज 0, तो यहाँ से आपको 0 रिटर्न होगा। तो इसका मतलब जोस 4 3 ने आपको 0 रिटर्न किया है। उसके बाद यहाँ पे होगा 0 प्लस 3 मॉड 5, तो 0 प्लस 3 इज 3, 3 मॉड 5 इज 3, तो यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसका आंसर आता है आपका 3। इसका मतलब अगर 5 लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं और 3 छोड़ छोड़ के नंबर आ रहा है तो लास्ट में जो बंदा बचेगा वो 3 था। तो सबसे पहले हमने देखा भी था कि लास्ट में जो बंदा बचा था वो 3 था और ये वाला बंदा एंड में विनर होगा। तो इस तरीके से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आई होप आप लोगों को थोड़ा मजा आया होगा इसको को सॉल्व करने में और ये वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा अच्छे से आप, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम थी, जोसफोस प्रॉब्लम, और आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ यार ये वाली वीडियो भी खत्म करते हैं। आज हमने 2 एडवांस प्रॉब्लम्स देखी, इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से आपका रिकर्शन लगता है, देन हम बैक ट्रैकिंग के अंदर मूव करेंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। इस वाली वीडियो को कर देना लाइक, कर देना चैनल को सब्सक्राइब और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाय बाय।